तो मेरे प्यारे बच्चों, आ गए हम आपके लिए नया चैप्टर लेके। ये चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, जैसे आपको कहीं जाना है, लेट से आपको कश्मीर जाना है, तो आप ऐसा तो नहीं है मुंह उठाया और चल दिए कश्मीर। आप प्रॉपर प्लानिंग बनाते हो, मैं इस डेट पे जाऊंगा, इस तरीके से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, काहे से जाऊंगा, ठीक है, इतने पैसे लेकर जाऊंगा, अपने ये दोस्तों को लेकर जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मेरे को कमरा मिल जाए, इसकी बुकिंग यहां से। यानी कि हर काम को करने के लिए आपको जाना था कश्मीर, और कश्मीर जाने से पहले ही आप प्लानिंग बनाते हो, वरना तो आप कश्मीर नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आपके 12th के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो आपने भी प्लानिंग बनाई होगी कि मुझे अगर इतने नंबर चाहिए तो वो कैसे आएंगे, समझ रहे हो? तो अगर आप इमेज में देखो मेरे पीछे, यहां पे क्या है, एक ब्रिज है जिसके अंदर ये एक बंदा खड़ा हुआ है आपके सामने, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, और इसको लेट से यहां पहुंचना है, इस जगह पहुंचना है। तो बेटा इसको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, मैं यहां तक कैसे पहुंचूं, किस तरीके से पहुंचूं। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है, आपको जहां पहुंचना है उस तक पहुंचाने का एक जरिया। एक पुराना मतलब आपकी किताब में भी और सही बात भी है कि अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, इट मींस आप प्लान कर रहे हो फेल होने की, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो प्लानिंग की परिभाषा से शुरू करते हैं। प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्या करना मेरे बच्चों? ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, मुझे कहां पहुंचना है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, और उसमें टाइम पीरियड भी जरूरी है। आपको 12वीं में या लेट से आपको अकाउंट्स का पहला चैप्टर खत्म करना है, या आपको बिजनेस स्टडीज का एक पहला चैप्टर खत्म करना है, तो ऐसा नहीं है पूरा साल बिता दोगे उसके अंदर। उसमें आप अपना टाइम भी ध्यान में रखते हैं कि मेरे को आधे दिन में चैप्टर खत्म करना है, मुझे एक दिन में चैप्टर खत्म करना है। तो कहने का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करने से पूर्ति नहीं होगी, आपको लगे यार टाइम भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये टाइम, ये कितने समय में मुझे, यार मैं कहता हूं मेरे को 100 बच्चे पढ़ाने हैं, 1000 बच्चे पढ़ाने हैं, तो क्या ये मैंने पूरे जीवन काल के लिए सोचा है? नहीं, ये मैंने सोचा है कि मैं आने वाले 1 साल के अंदर 1000 बच्चे पढ़ाने का टारगेट सेट कर रहा हूं, यानी मैंने टाइम के साथ टारगेट सेट करा। फॉर्मुलेटिंग वेरियस एक्शन प्लान। वेरियस एक्शन, इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको प्रोसीजर में भी बहुत खोल के समझाने वाला हूं। देखो, किसी भी चीज को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। जैसे आपको कश्मीर जाना था, तो कश्मीर जाने के कई तरीके हैं। कार से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बाय फ्लाइट जा सकते हो। तो आप सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढते हो, मैं किस तरीके से वहां पहुंच सकता हूं, एंड उसके बाद कोई एक जो आपको ठीक लगे वो आप सिलेक्ट भी कर लेते हो, एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। इसके अंदर अब आता है बेटा मेरा प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। केस स्टडी भी बन जाती है कि अभी वो किस स्टेज पर है, फिर वो अगली स्टेज क्या आएगी, पिछली स्टेज क्या आएगी। और दूसरी बात बेटा, आप किसी भी प्रोसेस को जब पढ़ते हो, जैसे आप प्लानिंग पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी पढ़ोगे, जो प्रोसेस होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यानी अगर कोई नंबर 1 पे आ रहा है तो उसको आपको नंबर 1 पे ही लिखना पड़ेगा, ये वाला पहले और ये वाला बाद में नहीं आ सकता, ये गलत है, ये याद रखिएगा। तो इसको हम एक नए तरीके से समझते हैं। आइए देखिए, बात को समझिएगा। सबसे पहले लेट से 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, एक कहानी दिमाग में लाओ। एक 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, आग जल रही है, बात कर रहे हैं यार कहां चले कहां चले कहां चले। दोस्तों ने प्लान बनाया, चलो गोवा चलते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने क्या कर लिया बेटा अपना, आप ये कहानी ध्यान से सुनना। चलो मैं पूरी पहले कहानी सुना दूं, फिर आपको मैं सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। तो उन 4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो जी गोवा चलते हैं। ठीक है, इतने में एक दोस्त उठा उदासी के साथ, कह रहा भाई पापा नहीं माने तो। बाकी कह रहे अरे मान जाएंगे यार, अरे मान जाएंगे यार, मान जाएंगे, टेंशन मत ले, मान जाएंगे, पापा भी मान जाएंगे।
ठीक है, वापसी, खुशियों का माहौल वापसी आ गया चारों के बीच में, यार ठीक है भाई, ठीक है पापा मान जाएंगे। अब अगला उन्होंने कहा भाई कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे चलना है। तो हमने कहा भाई देख बहुत सारे ऑप्शन है, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, हम बाय फ्लाइट जा सकते हैं। हम उन्होंने 4-5 ऑप्शन अपने लिए ढूंढ लिए। उसके बाद उन्होंने कोई एक ऑप्शन चूज करा। एक ऑप्शन चूज कैसे करते हैं, जो सारे ऑप्शंस के, हम देखो हर चीज के फायदे नुकसान है, तो वो हर ऑप्शन के फायदे और नुकसान देखते हैं। क्या देख, बाय फ्लाइट जाएंगे तो फायदा यह है टाइम से पहुंच जाएंगे लेकिन खर्चा आ जाएगा, है ना। बाय ट्रेन जाते हैं तो पैसे बच जाएंगे लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो हमने कोई एक बेस्ट मेथड उनमें से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। मान लो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो हमने कहा चल भाई बाय फ्लाइट चलते हैं। थोड़ा बजट कमजोर है तो हमने कहा ना भैया एक काम कर, ट्रेन से चल पड़ते हैं। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कोई बेस्ट मेथड चूज करना पड़ता है। अब तक हम 4 बातें कर चुके हैं आपके साथ। सबसे पहले दोस्तों की एक पार्टी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा चलो गोवा चलते हैं। फिर एक दोस्त उठा, भाई पापा नहीं मानेंगे, तो लोगों बच्चों ने कहा कि ना मान जाएंगे, उन्होंने एजम्पशन लिया ये। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे जाने के तरीके ढूंढे कि हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, और फिर कोई एक बेस्ट मेथड उन्होंने क्या कर लिया बेटा, एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद हम उसको अपने प्लान को क्या कर देते हैं बेटा, इंप्लीमेंट। यानी कि अब मान लो हमने कह दिया कि भैया हम तो ट्रेन से जाएंगे, तो भैया प्लान इंप्लीमेंट करो ना, टिकट विकेट बुक कराओ जा करके, है क्या नहीं है। हाँ जी, टिकट बुक करवा लेंगे। उसके बाद नजर बनाकर रखेंगे कि भैया चीजें एज पर हमारे प्लान चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। कि हमने सोचा था हमने 10 तारीख को जाना है तो 5-6 तारीख तक हमारी सारी शॉपिंग हो जानी चाहिए, क्या वो हो गई है, कोई और दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फॉलो अप एक्शन यानी कि नजर बना करके रखना। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये स्टेप क्या बता रहा है, सर जी गोवा जाना है। कहां जाना है, गोवा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, गोवा जाना है। डेवलपिंग प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशन लेना। यहां उन्होंने क्या ली थी, एक एजम्पशन ली थी कि भैया पापा मान जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। फिर उन्होंने क्या सोचा था, हम किस किस तरीके से जा सकते हैं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, फ्लाइट से जाएं, है ना, या कार से ही निकल जाएं, है ना, अलग अलग तरीके। फिर हर तरीके के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट सोचे थे कि अगर उससे जाते हैं तो क्या है, उससे जाएंगे तो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट सोचे थे। उसके बाद कोई एक बेस्ट मेथड उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। जैसे हमने सोचा था हम तो ट्रेन से ही चलते हैं, ट्रेन हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि टिकट वगैरह बुकिंग कर दी कि भैया टिकट बुक कर देते हैं वरना कैसे पहुंचेंगे वहां से, यानी हमने प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। एंड लास्ट इज फॉलो अप एक्शन, यानी नजर बनाकर रखना कि चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे। मन ही मन याद करो कहानी को, कहानी याद करो, स्टेप अपने आप याद हो जाएंगे। पहला क्या था, गोवा जाना है। दूसरा, पापा नहीं मानेंगे, हमने मान लिया था चलो मान जाएंगे। तीसरा, हमने सोचा कि कैसे कैसे जा सकते हैं। चौथा, हर चीज के फायदे और नुकसान को सोचना। पांचवा, कोई एक बेस्ट तरीका एडॉप्ट कर लेना। छठा, टिकट को बुक करा लेना। और सातवां, अपनी नजर बना के रखना चीजें एज पर प्लान चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। दिस इज प्लानिंग प्रोसेस आपके सामने है। आइए एक एक करके इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अब इनको पहचाने, ध्यान से सुनना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, कि हमने कहां पहुंचना है। हमने गोवा पहुंचना है, चलो मैं आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। हमने अपनी सेल बढ़ानी है 10% से, हमने इस साल अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, इस साल हमें मार्केट ज्यादा कैप्चर करनी है, 20% मार्केट हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट होता है। एंड ईच डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट के लिए भी सेट होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पूरी कंपनी का गोल था क्या, हमने सेल बढ़ानी है 10% से।
अब ये तो हो गया पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव। अब ये सेल बढ़ाने के लिए मुझे कामों का बंटवारा करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कह दिया, मैंने कहा भाई देख ले इस साल हमने सेल बढ़ानी है, प्रोडक्शन की क्वालिटी खराब ना हो जाए। परचेज डिपार्टमेंट को कह दिया भाई माल ऑन टाइम खरीद के दे दियो ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना सके। सेल डिपार्टमेंट को टाइट कर दिया, मैं कहा भाई माल को बेचने की ड्यूटी तुम्हारी है, कैसे करना तुम जानो। यानी कि मैंने सभी डिपार्टमेंट के भी ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। दे स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, ये साफ साफ बताते हैं हमारी कंपनी अचीव करना क्या चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब मैंने अभी अभी बताया था अजम्पशन लेना, ठीक है बेटा। चलिए, प्लानिंग प्रेमाइसिस आर दी assumptions made about द फ्यूचर, जो हमने फ्यूचर को लेकर के कुछ एजम्पशन बनाई है। जैसे आप कोई भी दुकान खोलते हो बेटे, तो आप एजम्पशन लेकर चलते हो ना, दुकान चल जाएगी, इतना माल बिक जाएगा, उसी हिसाब से तो दुकान पे माल भरते हो। तो कुछ ना कुछ तो हमें एजम्पशन लेनी पड़ती ही पड़ती है। एजम्पशन आर मेड इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट अबाउट डिमांड, कि एजम्पशन किस प्रकार की, कि भैया इतनी डिमांड बाजार में होगी हमारे प्रोडक्ट की। देखो कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम यही तो सोचते हैं कितना बनाए, तो वो कितना बनाए का आंसर कैसे निकलता है कि भैया इतने तो माल बिक जाएगा, इतने कस्टमर तो लोग बाजार में हमारे होंगे ही होंगे। डिमांड का हम आंकलन कर रहे हैं, भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान आर टू बी ड्रॉन। ये प्रेमाइसेस जो होती है ये बेस बनती है जिसके आधार पे प्लानिंग को करी जाती है। अब सोचो उन दोस्तों की एजम्पशन यही तो थी ना कि पापा मान जाएंगे, उसी आधार पे तो वो आगे बढ़े थे कि भैया टिकट देख ले भैया काहे से जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। तो मान लो एजम्पशन ही हो जाती, ना नहीं मानेंगे भैया, ना माने, बिल्कुल ना माने, जान से मार देंगे पर गोवा नहीं जाने देंगे। तो फिर क्या हम आगे बढ़ते नहीं। यानी कि प्रेमाइसिस बेस है आने वाले सभी स्टेप्स का, समझ गए। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि अलग अलग ऑप्शन ढूंढना। एज देयर मे बी मैनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, बहुत तरीके होते हैं गोल को अचीव करने के। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई, हमें उन सभी ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एंड थॉरोली डिस्कस, और उन्हें डिस्कस भी अच्छे से करना चाहिए। जैसे मुझे सेल बढ़ानी है तो सेल को बढ़ाने के बहुत तरीके हैं। जैसे मैं कोई स्कीम चला दूं बाय वन गेट वन, सेल बढ़ जाएगी। दूसरा मान लो मैं ऐड करवा दूं दीपिका पादुकोण से, मैं कहा भाई दीपिका पादुकोण को बुलाऊंगा, दुकान के बाहर खड़ी करूंगा और हमारी सेल बढ़ जाएगी। एजम्पशन ले रहा हूं, मतलब बात आपसे ऑप्शन बता रहा हूं, है ना। या मैं अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी इंप्रूव कर दूं कि प्रोडक्ट की लोग भाग भाग के खरीदेंगे। यानी सेल बढ़ाने के मेरे पे अलग अलग तरीके हैं, मुझे उन सभी तरीकों को ढूंढना है और ढूंढने के बाद मैं उन्हें इवेल्युएट करूंगा, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट उनके सोचूंगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, फिजिबिलिटी का मतलब होता है बेटा पॉसिबिलिटी, कि ये पॉसिबल है या नहीं है जो मैं सोच रहा हूं, है ना। एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव आर इवेल्युएटेड, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। जैसे छोड़ो, जैसे तो आसान एग्जांपल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, अब कोई बेस्ट मेथड हमें सिलेक्ट करना है विच इन्वॉल्व स्क्रूटिनाइज द फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव बिफोर अ चॉइस इज मेड। मतलब कि कोई भी चॉइस करने से पहले, कोई भी मेथड सिलेक्ट करने से पहले आपने वो कर लिया होगा, उसकी फिजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी चेक कर ली होगी, प्लस माइनस चेक कर लिए होंगे। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये है वो पॉइंट जहां आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। द बेस्ट प्लान वुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। बेस्ट प्लान कौन सा होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसके होने के पॉसिबिलिटी चांस ज्यादा है कि हाँ भैया ये वाला मेथड काम करता ही करता है, जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा और जिसके अंदर नेगेटिविटी कम होगी, लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंट द प्लान, हमने प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। इट मींस पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। याद है ना वो टिकट बुक करवाने निकल गए थे, हैं एक्शन में आ गए अब वो,
दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजमेंट फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। ये वो पॉइंट है जहां पे बाकी फंक्शन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अब हम प्लान को रियल में लगाने जा रहे हैं। जब रियल में लगाने जाएंगे तो हमें स्टाफ भी रखना पड़ेगा, हमें डिपार्टमेंट भी बनाने पड़ेंगे अलग अलग, तो ये रियल एक्शन यहाँ पे शुरू होता है। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीन। वही बात आ गई ना, हमें लेबर भी रखनी पड़ेगी, हमें मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम रियल में एक्शन में आ गए। देखिए हमारे गोवा वाले पॉइंट में भी इस पॉइंट से पहले सिर्फ सारी बातें कॉपियों में चल रही थी, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। रियल में अब एक्शन लेने का टाइम यहां आता है जहां हम टिकट बुक करवा रहे थे। एंड द लास्ट वन इज follow-up action which involves seeing that activity are performed according to plans, कि एक्टिविटी परफॉर्म हो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, यानी नजर बना के रखना चीजें एज पर प्लान चल रही है या नहीं। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव। प्लान्स को मॉनिटर करना यानी उन पर नजर रखना उतना ही जरूरी है, वरना तो कंपनी अपने गोल अचीव नहीं कर पाएगी। क्यों? अगर कोई कमी चल रही है तो वक्त रहते उसको ठीक तो कर लिया जाएगा। अब तुमने एक्शन में लाके अब तुम घर जाकर के सो गए, अपने आप लेबर काम करती रहेगी, भाई फिर लेबर तो कांड ही करेगी, काम नहीं करेगी। समझ में आ रही है? तो आपको पूरी पूरी नजर बना के रखनी पड़ती है, वरना तो दिक्कत आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट, फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या फीचर होते हैं? पहला, प्लानिंग हम बनाते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, हमारा गोल अचीव हो सके। मैं इस वर्ड की जगह गोल वर्ड लिखना चाहता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको किसी प्रकार की? मैं इसकी जगह गोल वर्ड लिखना चाहता हूं कि प्लानिंग का फोकस होता है किस पे बेटा? गोल को अचीव कराने में। बिल्कुल मेरा जैसा गोल होगा उसके हिसाब से मैं प्लानिंग बनाऊंगा। अब मेरा गोल है 90% लाने का और प्लानिंग बना रहा हूं आज कहां घूमूं, तो ये तो मेरे गोल से मैच ही नहीं कर रही ना प्लानिंग। तो प्लानिंग फोकस करती है गोल को अचीव करवाने में। एज स्पेसिफिक गोल आर सेट आउट इन द प्लान अलोंग विद एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, यानी कि हम सिर्फ प्लानिंग बनाते वक्त अपने गोल्स ही नहीं डिसाइड करते कि हमें कहां पहुंचना है, ना ना ना, हम साथ में एक्टिविटीज का भी ध्यान रखते हैं कि हमें उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल सुनो, आपने सोच तो लिया, आपने गोल तो बना लिया है कि मेरे को 90% लाने हैं, लेकिन बेटा आप संग के संग अपने प्लान में ये भी आप कभी नोटिस करना, आप ये एक्टिविटी भी इन्वॉल्व करते हो, ये 90% आएंगे कैसे? मैं रोज के इतने चैप्टर निपटाऊंगा, मैं रोज के सैंपल पेपर लगाऊंगा, मैं रोज सर की लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखूंगा ताकि मेरी चीजें रिवाइज हो सके। ठीक है मेरे बच्चे? चलिए, तो प्लानिंग इज पर्पसफुल। ओके, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग हमेशा आदमी फ्यूचर के लिए बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। एज इट इन्वॉल्व लुकिंग अहेड, प्लानिंग में हम आगे की सोचते हैं, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर टू मीट फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली, ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाले इवेंट अच्छे से इफेक्टिवली अचीव हो सके टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो लाइन है, मेन तो ये वर्ड है, इन्हीं को दिमाग में रखोगे तो आपको अंदर का मैटर याद आ जाएगा। डिस्कशन दिमाग में रखो। गोल वाले में मैंने आपको इतना बताया है कि प्लानिंग का फोकस ये होता है हमारा गोल अचीव हो सके। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, प्लानिंग फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स को अच्छे से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सके, हम उसे अच्छे से हैंडल कर सके, उसके लिए आदमी प्लानिंग बनाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल आप इसके अंदर डिसीजन लेते हो। आपने डिसीजन नहीं लिया था कि हम ट्रेन से जाएंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से कोई एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना, यानी हम डिसीजन भी लेते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एज इट इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अलग अलग हमने बनाए थे ना ट्रेन, इनको हम इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट का मतलब फिर बता रहा हूं, प्लस माइनस, अब तो तीसरी बार बता रहा हूं। ये इवेल्युएट का मतलब होता है प्लस माइनस, कि अच्छे और फायदे नुकसान उसके, एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना, दैट इज डिसीजन लेना। उसके बाद नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या होती है? एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग हाथ पैरों से नहीं बनाई जाती, प्लानिंग इस दिमाग से बनाई जाती है। अगर किसी में दिमाग नहीं है वो प्लानिंग नहीं बना पाएगा। समझ गए बात को? चलिए, कोई पगलाया हुआ इंसान प्लानिंग बनाएगा क्या कि मुझे 10% सेल कैसे बढ़ाऊं? नहीं भैया, उसके लिए दिमाग चाहिए। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज।
प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल जो हमारे मन के भीतर चलती है, ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। सोचना प्लानिंग है, करना प्लानिंग नहीं है। करने के लिए फिर बाकी फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। प्लानिंग बस दिमाग का खेल है। इट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग का लगाना, इन्वॉल्विंग फोरसाइट, फोरसाइट यानी भविष्य के बारे में सोचना, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। आप भी तो देखो ना, अपने इर्द गिर्द देखो, आप किसकी राय पे भरोसा करते हो, जिस पे आपको ये होता है भैया इसका जो है ना दिमाग अच्छा है, इसकी राय अच्छी होती है, इसकी राय से मुझे पहले भी देखा मैंने फायदा हुआ है, आप उसकी बातों को जल्दी मानते हो। तो प्लानिंग बनाते वक्त आपका जजमेंट बहुत साउंड होना चाहिए। आज मैं सोचने लगूं भैया कल है इलेक्शन और आज मैंने प्लानिंग बनाई है मैं प्रधानमंत्री का इलेक्शन बनूंगा करूंगा, मुझे कोई जानता नहीं है, बस प्लानिंग बना ली। मैंने कहा प्लानिंग तो दिमाग का खेल है, मेरे में दिमाग बहुत है, अकाउंट्स अच्छी पढ़ाता हूँ, बीएसटी अच्छी पढ़ाता हूँ, इको अच्छी पढ़ाता हूँ, चलो पीएम बनते हैं। अरे नहीं बन पाओगे महाराज, आपका यहां जजमेंट अच्छा नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो, रातों रात पीएम बनने के ख्वाब देख रहे हो आप, जजमेंट अच्छा नहीं है, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। ये क्या होता है बेटा, पहला फंक्शन होता है। आपको पता है ना मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं जो आपके चैप्टर बनेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सब पहला नंबर किसका है बेटा, प्लानिंग का है। जैसी प्लानिंग बनाओगे वैसे ही आगे की स्टेप उसी के अकॉर्डिंग होंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ढांचा खड़ा करना कंपनी का। तो जैसी प्लानिंग बनाई होगी, बड़ी प्लानिंग बनाई होगी, बड़ा ढांचा खड़ा करोगे, जैसा ढांचा खड़ा करोगे वैसा स्टाफ रखोगे, जिस स्टाफ को रखोगे उसी को आप डायरेक्शन दिखाओगे, उनसे काम करवाओगे, और जो उन्होंने काम कराया उसे ही आप आगे जाके कंट्रोल करोगे। यानी ये सब चीजें यहां से शुरू हो चुकी हैं। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, बाकी सब तो इसके दायरे में रह के परफॉर्म होते हैं। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट ले डाउन द बेसिस फॉर, ये आधार बनता है बाकी सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के लिए बेस तैयार करता है। उसके बाद ऑल अदर मैनेजर फंक्शन यानी बाकी सब फंक्शन आप परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान, प्लान के फ्रेमवर्क यानी प्लान जो हमने बना दिया उसके दायरे में रह करके बाकी फंक्शन परफॉर्म होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ परवेसिव। बेटा परवेसिव का मतलब क्या होता है, जल्दी से सोचो सब। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, बिल्कुल प्लानिंग हर जगह चाहिए, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे घर हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे स्कूल हो या चाहे ट्यूशन हो, प्लानिंग हर जगह चाहिए होती है। प्लानिंग इज परवेसिव एज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत है। एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड इन ऑल डिपार्टमेंट, चाहे सेल डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। बस आगे तो वही है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है, मिडिल मैनेजमेंट अपनी सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाता है, और लोएस्ट लेवल यानी सुपरवाइजरी लेवल अपनी डे टू डे ऑपरेशनल यानी प्रोडक्शन के लिए प्लान बनाता है। ये तो एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है बेटा। उसके बाद प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। एक प्लान बन गया, वो अचीव हो गया तो दूसरा प्लान बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। ऐसा नहीं है बस एक हो गया बस अब तो हो गया हमारा जीवन का काम, नहीं। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज अ प्लान इज फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने किसी टाइम के लिए प्लान बनाया है, 6 महीने, साल भर के लिए, उसके बाद क्या, उसके बाद नया प्लान बनेगा एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। खत्म। तो बेटा मैं अब आपको ये याद कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी याद करते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट। जी क्या क्या है, गोल, फ्यूचर, डिसीजन, मेंटल, प्राइमरी,
परवेसिव और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एक बार दिमाग में डालो, फिर मैं आपको इसका जुगाड़ बताता हूं कि हम इसे याद कैसे करने वाले हैं। जल्दी से देखो, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप सीपी गए हो? सीपी, कनॉट प्लेस? हाँ सर जी हम गए, एक बार मैं भी गया था। वहां पे ना सीएम आए हुए थे उस समय के, चीफ मिनिस्टर, समझो मेरी बात को, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे। फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे सीपी में, और हमने उनका स्पीच सुन रहे थे। तो उनकी स्पीच पता है किसके ऊपर थी? जीडीपी के ऊपर। जीडीपी की, देश का जीडीपी, फाइनेंस मिनिस्टर का ही काम होता है ये सब। तो बोलो, फाइनेंस मिनिस्टर, अरे बोलो बोलो, फाइनेंस मिनिस्टर सीपी आकर, फाइनेंस मिनिस्टर सीपी आकर, कनॉट प्लेस आकर जीडीपी के बारे में बोला। फाइनेंस मिनिस्टर ने सीपी आकर जीडीपी के बारे में बोला। ठीक है, चलो चेक करते हैं। हाँ जी, एफ से क्या था बेटा? मैं मैच करवा देता हूं। फ्यूचर कहां गया? ये रहा। एफ से क्या है बेटा? फ्यूचर। एम से क्या था बेटा? एम से था सर जी आपका मेंटल एक्सरसाइज। एम से क्या है बेटा? मेंटल एक्सरसाइज। अरे आ गया, ये रहा मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है। सी से क्या था? सी से था बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि हमें एक प्लान खत्म होगा दूसरा आएगा। पी से क्या था सर जी? परवेसिव। पी से क्या था बेटा? परवेसिव। जी से क्या था? जी से क्या था? गोल अचीव करवाने में मदद करता है। डी से क्या था? डिसीजन मेकिंग में, आपको डिसीजन लेना पड़ता है प्लानिंग के दौरान। और पी से क्या था बेटा? एक और पी आ रहा है, परवेसिव तो हो गया ना, एक और पी था ना प्राइमरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है ये होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन। तो क्या कोड है? फाइनेंस मिनिस्टर ने सीपी आकर जीडीपी के बारे में बोला। एफ से फ्यूचरिस्टिक, एम से मेंटल एक्सरसाइज, सी से कॉन्टिन्यूस, पी से परवेसिव, जी से गोल, डी से डिसीजन मेकिंग और पी से प्राइमरी फंक्शन। तो ये हमारे प्लानिंग के फीचर के बारे में मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस पूछ ले, ये बात मैं दोबारा बता रहा हूं, नीड पूछ ले, सिग्निफिकेंस पूछ ले, एक ही बात है, या बेनिफिट पूछ ले, एक ही बात होती है। ठीक है बेटा? ओके सर जी। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग आपको डायरेक्शन, आपको रास्ता प्रोवाइड करती है। बिल्कुल जैसा हमने प्लान बना रखा उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन मिल गई। अब हमें ये करना, अब हमें ये करना, अब हमें ये करना है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन बाय डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, क्योंकि हमने एक्शन शुरू में ही डिसाइड कर लिया हम क्या क्या एक्शन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम मूव करने वाले हैं। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग नहीं है, एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सबके सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। कोई प्लानिंग तो है नहीं, जिसको जैसा मन कर रहा है वैसे काम कर रहा है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल। तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? देखो, फ्यूचर में ना आपको पता है ना मुझको पता है क्या होने वाला है, लेकिन अगर हम प्लानिंग बनाएंगे तो हम एक हद तक फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और फ्यूचर में आने वाले नुकसान से भी खुद को बचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंगों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं। क्या आपको पता है आग लगेगी? बताओ, आपको पता है कौन से दिन आग लगेगी? नहीं, लेकिन आग लग सकती है। अब उस रिस्क को कम करने के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी।
प्लानिंग उन रिस्क को कम कर देती है जिन रिस्क के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अब आग लग जाएगी तो तुरंत काबू कर लिया जाएगा ना उसके ऊपर, या लॉस को कम कर दिया जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये केस स्टडी की लाइन है, लेकिन गलती से भी ये मत सोच लेना कि प्लानिंग कर ली तो रिस्क जीरो हो गया। जीरो नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है, अब आग कहेगी ना मैं नहीं जाऊं इस बिल्डिंग में, ये तो मुझे बुझा देंगे, ये तो मुझे बुझा देंगे। ना बेटे ना, आग लगेगी, उसको आप रोक नहीं सकते, हाँ उससे होने वाले रिस्क को कम कर सकते हो। तो प्लानिंग जीरो नहीं करता रिस्क को मिनिमाइज यानी कम कर देता है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय एंटिसिपेटिंग चेंजेस, कि क्या क्या बदलाव बाजार में आ सकते हैं उसको पहले से भाप लेंगे, एंड डेवलपिंग मैनेजरियल रेस्पॉन्सेस, और पहले से ही रेस्पॉन्स के लिए हम तैयार रहेंगे। प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट चेंजेस, एलिमिनेट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती उसको, जीरो नहीं कर सकती, बट कैन प्रेडिक्ट देम, हां भाप सकती है, सोच सकती है उसके बारे में, एंड प्रिपेयर कंटिंजेंसी प्लान टू डील विद देम, और उनके लिए आज ही प्लानिंग भी बनाई जा सकती है कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे। समझ गए बात को? तो जीरो नहीं कर सकती, कम कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक ही काम को अननेसेसरी दो तीन लोग कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके घर में आज कोई फंक्शन है, बर्थडे है या कुछ है, आप देखना आपने हलवाई की टीम बुलाई है, ठीक है, 10 हलवाई आए हैं, आप उस पूड़ी सब्जी और लड्डू रायता 10-12 चीज आपने सोच रखी है, और आपने कहा भैया 3 हलवाई इस फ्लोर पे बैठ जाओ, 3 इस पे बैठ जाओ, 4 इस पे बैठ जाओ, भैया इतनी जगह नहीं हम 10 एक साथ बिठा सके। आप जानते हो वो हलवाई की जो टीम आती है ना बेटा, वो पहले से ही प्लानिंग करके आती है किसको क्या करना है, सबके काम पहले से ही पता होते हैं सबको। अगर ना पता हो तो पता लग रहा है तीनों ही फ्लोर पे बूंदी के लड्डू बन रहे हैं, वो कह रहा है तूने भी बना लिए, अबे तूने भी बना लिए, अबे तूने भी बना लिए। अरे भैया पहले से प्लानिंग करके चलते तो ओवरलैपिंग नहीं होती। ये जो ओवरलैपिंग का मतलब है, एक ही काम को अननेसेसरी ज्यादा लोगों ने कर लिया जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो प्लानिंग करने से आप ओवरलैपिंग से और वेस्टफुल एक्टिविटी से अपने आप को बचा सकते हो। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज by coordinating the activity of different division, department and individual। सभी डिपार्टमेंट सभी इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के, आपको पता है ना, परचेज डिपार्टमेंट को पता है ना मुझे क्या करना है, सेल डिपार्टमेंट को पता है ना मुझे क्या करना है, तो सबके कामों को आपने बांट रखा है, प्लानिंग अच्छे से कर रखी है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। बिल्कुल देखिए आप कभी भी नोटिस करना, जब आप कुछ काम करने जाते हो, आपने कोई टारगेट सेट करा, उसको जब आप अचीव करने जाते हो और आप प्लान बना रहे होते हैं, मैं ऐसे करूंगा मैं ऐसे करूंगा, आपके दिमाग में ना नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं। और भाई हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे हम YouTube पे कर रहे हैं तो हमारे को नए नए आइडियाज जन्म ले रहे हैं, ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले ऐसे, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। नए नए आइडियाज खुद ब खुद दिमाग में निकल के आते हैं। तो प्लानिंग जो है नए आइडियाज को जन्म भी दिलवाता है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज रिक्वायरिंग एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड फोरसाइट, जिसमें आपका दिमाग लगता है। इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट। ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है, बिल्कुल आइडिया निकालना अपने दिमाग से बहुत चैलेंज का काम होता है, एज इट गाइड ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि आपका आइडिया ही डिसाइड करेगा कंपनी आगे कैसा ग्रो करेगी, कैसा ग्रो नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन वाला पॉइंट वही है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि हम तो बाय ट्रेन ही जाएंगे। एंड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए ये वर्ड आपको आज सीख लेना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड होता है कि जैसे आप कहते हो ना, मैं अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों से बात करता हूं, आपने सुना होगा ऐसा। यानी हमने पहले से सोच रखा है कि कम से कम इतना स्टैंडर्ड तो तेरा होना चाहिए, तभी मैं तेरे से बात करूंगा। यानी कि स्टैंडर्ड आपको यह बताता है कि भैया कम से कम इतना अचीव तो करना ही करना है। अगर एम्प्लॉय ने इससे कम अचीव करा है तो हम उसे कंट्रोल करेंगे,
जो कि मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है, चैप्टर आखिरी आपकी इस किताब का, पहली किताब मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ इन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग करते वक्त हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमारे हर बंदे को कम से कम इतना काम तो करके जाना ही जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये ना, छोड़ो वैसे ही बता देता हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी कंपनी के लिए भी सेट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए भी सेट होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के लिए जब आपने सेट करा और उस डिपार्टमेंट ने वो काम नहीं करा उस लेवल का, तो आप उसकी डांट लगाओगे। तो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई हमारे है? अब इसे भी याद कराऊंगा, चिंता मत करो, भाई आया सब कराएगा, टेंशन मत लो। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपके साथ, मतलब एनवायरमेंट वाले चैप्टर की, उसमें मैंने आपके साथ एक आतंकवादी संगठन के बारे में बात करी थी, ISIS, याद है आपको? आज मैं उसके आगे का, उस चैप्टर में हमने ये बोला था कि IS वाले जो है बच्चों को ढूंढने के लिए, मतलब बच्चों को उठाना था, उनका टारगेट था। तो वो पहले DU गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर वो क्रॉस रिवर मॉल गए थे। पिछला वो देखना, पिछली क्लासेस देखना, आपको बहुत अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट भी समझ में आ जाएगा। अब आगे की कहानी सुनो। मैंने बच्चों को समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखो, आजकल आतंकवादी घूम रहे हैं बच्चों को उठाने के लिए। बच्चे कह रहा ठीक है अब मत सिखाओ। मगर ठीक है भाई, मत सीख। बच्चा अपना सच धज के निकल रहा है घर से, लगा गया अपना DO वगैरह, अपना चला गया यूनिवर्सिटी पढ़ने। भाई साहब उसकी खुशबू ही खींच लाई IS वालों को, ए बच्चा बहुत महक रहा है ना भाई, अट्रैक्ट करा ना उसने। तो ध्यान से सुनो, याद करो, DO लगाकर DU गए, बोलो, DO लगाकर DU गए, IS वालों ने पकड़ लिया। DO लगाकर DU गए, DO लगाकर DU गए, IS वालों ने पकड़ लिया। नहीं मानी बच्चे ने बात, धर लिया IS वालों ने उसको। समझ गए बात को? ठीक है। D से क्या है सर जी? D से है डिसीजन मेकिंग। O से क्या है सर जी? ओवरलैपिंग। D से क्या है? डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है। O से क्या है बेटा? ओवरलैपिंग। अगला D क्या है? अगला D क्या है? देखो दिखाता हूं मैं आपको। अगला D क्या है? डायरेक्शन। आपको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके सर जी। U से क्या है बेटा? आओ दिखाता हूं मैं आपको। अनसर्टेनिटी। कहां गया? ये रहा, अनसर्टेनिटी। ठीक है, ओके सर जी, अनसर्टेनिटी। I से क्या है? आइडियाज। और S से क्या है? स्टैंडर्ड। S से क्या है? स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है बेटा, चल, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। पहले हमने फीचर पढ़े थे, हम अब तक 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, प्लानिंग प्रोसेस, फीचर, इंपॉर्टेंस। अब अगला टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। की प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशन होती है, कमियां क्या क्या है। अगेन टॉपिक आने वाले चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर लिमिटेशन है, यानी अगर पेपर में लिमिटेशन आ गई तो समझ लेना प्लानिंग चैप्टर की बातें कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले क्या है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो होती है वो रिजिड होती है। एक बार आपने प्लान बना लिया, अब आपको उसी पे ही चलना पड़ेगा, आप उससे इधर उधर मूव नहीं कर सकते। आप सडनली कहो कि मैं चेंज कर दूं, नहीं कर सकते। जैसे मैंने प्लान बना लिया कि मेरे को BST पढ़ानी है ऑनलाइन, पहले मैंने सोचा था अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, फिर मैंने कहा चलो बच्चे BST कर रहे हैं, चलो वो भी कर लेते। मैंने प्लानिंग बनाई। अब भैया, अब मैंने जब शुरू कर दिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। प्लानिंग रिड्यूसेस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। plan is drawn with a specified target within a specified time frame. प्लान जब बनाते हैं तो कुछ टारगेट सेट करते हैं, टाइम और टाइम भी सेट करते हैं। वंस प्लान आर ड्रॉन, एक बार जब प्लान बन गए, द मैनेजर मे नॉट बी एबल टू चेंज देम, तो मैनेजर उसको चेंज नहीं कर सकता। इट मे नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंजेस। अगर आपने जो
भविष्य को लेकर सर्कमस्टांसेस सोचे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ आपकी प्लानिंग धरी रह जाएगी, आप तुरंत चेंज अपने आप को नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, बड़े आसान है, मैंने इसका कोई निमोनिक नहीं बनाया, ठीक है ना बेटा। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक का मतलब क्या होता है? बदल जाना। यानी अगर एनवायरमेंट बदल गया, माहौल बदल गया, आप समझो जैसे ही कोविड आया, आपको पता था कोविड आएगा, आपको पता था नोटबंदी होगी, आपको पता था क्या वो जीएसटी एकदम आ जाएगा, या आपको पता है अगले दिन क्या होने वाला है? नहीं। हम एक नॉर्मल चीजों को एज्यूम कर सकते हो, जो एक्सेप्शनल चीजें जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है उसको आप एज्यूम नहीं कर सकते। यानी ऐसी स्थिति में आपकी प्लानिंग धरी रह जाएगी। कोविड में लोगों की प्लानिंग धरी रह गई थी। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसमें मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं, अक्षय कुमार की एक मूवी थी गब्बर इज बैक, अगर किसी ने नहीं देखी मैं कहानी सुना देता हूं जल्दी से। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक कांस्टेबल होता है, गब्बर उसमें अक्षय कुमार है जो कि एक विलन का रोल प्ले कर रहा है उसमें। तो एक उसको पकड़ नहीं पा रही थी पुलिस, बहुत सारे जुगाड़ लगा लिए पर पकड़ नहीं पा रही थी। वहां पे एक कांस्टेबल था, बहुत छोटे लेवल पे पुलिस अधिकारी, समझ लो। तो वो आता था, कह रहा बाबूजी मैं कुछ हेल्प कर दूं, तू बताएगा मैं, हैं? हम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तू बताएगा, चल जा समोसे लेके आ हमारे लिए, चल जा चटनी लेके आ हमारे लिए। क्योंकि प्लानिंग करने का काम टॉप लेवल का होता है, बड़ी प्लानिंग करने का काम टॉप लेवल का होता है, वो किसी की नहीं सुनता। तो उनने फिर कोशिश करी, उसको फिर भगा दिया, चल चल चाय लेके आ, समोसे लेके आ। फिर उसने भी अंत में अपने आप हार मान ली कि भैया इनको छोड़ो, मैं अपने एंड पे कर लूंगा। तो खैर ये तो हो गई पिक्चर की बात। अब बात को समझिए, अब मेरी बात को आप समझिए। अगर आप प्लानिंग करते वक्त अपने से नीचे वालों की राय नहीं ले रहे हो तो सोचो, उसके पास बहुत अच्छा प्लान था गब्बर को पकड़ने का, सब धरा रह गया, लास्ट में उसी ने पकड़वाया, वो एक अलग चीज है। तो प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। क्यों? क्योंकि भैया टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान बना रखा है, बाकी सबको तो वो चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करना पड़ता है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इट इज मोस्टली डन बाय टॉप मैनेजमेंट, रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट कैरी आउट ऑर्डर। बाकी सब तो ऑर्डर को बस कैरी करते हैं। एंड थिंक ऑन द सेम लाइन एज अदर, दे आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान। उनको बिल्कुल अलाउड नहीं है कि जो प्लान बनाया उससे हटके कुछ कर लो। नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन, ना ही उनको परमिटेड है कि भैया तुम अपना खुद का दिमाग चलाओ, नहीं, हमने जो बता दिया वैसा करोगे। 10 देयर इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी गेट लॉस्ट। तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है, खराब हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कंपनी को बहुत खर्चा आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी पहचान बता देता हूं कि कई बार तो हम प्लानिंग करते हुए इतने पैसे खर्च कर देते हैं। सर प्लानिंग में क्या खर्चा है? देखो बेटा, जब कंपनी प्लान बनाती है ना तो उसके अंदर बड़े बड़े प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं। सीए आता है, लॉयर आता है, बड़े बड़े एमबीए आते हैं। उनके क्या खर्चे नहीं लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। जियो आया तो क्या रातों रात अंबानी जी को सपना आया था चलो अगले दिन जियो लाएंगे? ना भैया, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जियो को लॉन्च करा था उन्होंने। तो उसको प्लान बनाने में बहुत खर्चे लगे होंगे, और कई बार तो खर्चे इतने लग जाते हैं कि उस प्लान को इंप्लीमेंट करके इतना फायदा नहीं होता जिससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया है। मान लो मैंने 2 करोड़ तो प्लानिंग बनाने में खर्च कर दिए, जब मैंने उसे इंप्लीमेंट करा प्रॉफिट आया मात्र 50 लाख रुपए, तो क्या ही फायदा हुआ? तो कई बार प्लानिंग बहुत ज्यादा कॉस्ट खा जाती है, बहुत ज्यादा पैसे खा जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, पैसों के टर्म में भी और टाइम के टर्म में भी। कई बार बच्चा क्या करता है, प्लानिंग ही बनाता रहता है, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा। 3 महीने का प्लान बना रखा, 3 महीने में पूरा सिलेबस कर दूंगा। करते 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 आज जनवरी आ गया, फरवरी में पेपर है। अब क्या वो इंप्लीमेंट भी कर पाएगा उस प्लान को? अरे भाई 3 महीने का प्लान है, अगले महीने तेरे पेपर है। समटाइम कॉस्ट इंकर्ड मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान। यानी कई बार खर्चे इतने हो जाते हैं जितना बेनिफिट हमने उससे नहीं लेना। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। समटाइम इतना टाइम भी नहीं बचता है आपके पास कि आप उसको इंप्लीमेंट कर सको। जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चा प्लानिंग कर रहा है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, अब अगले महीने पेपर आ गए, तूने इंप्लीमेंट ही नहीं करा, तो प्लानिंग ही बनाता रह गया बच्चा। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
प्लानिंग बना ली डजंट मीन आपको सक्सेस मिली जाएगी भाई। खाली कागज पे बनाने से नहीं होगा, उसको जब तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब कोई इंसान प्लानिंग बनाता है तो वो ये देखता है कि हमने पिछली बार क्या करा था जिससे हमें सक्सेस हासिल हुई थी, वही उठा के इस साल भी लगा दिया। पर बेटा पिछली स्थिति में और आज की स्थिति में फर्क हो सकता है। ये जरूरी नहीं है जो प्लान पहले काम कर गया हो वो प्लान आज भी काम कर जाए। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस अनलेस इट इज ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाओगे जब तक सब बेकार है। मैनेजर हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। मैनेजर की एक टेंडेंसी होती है कि वो प्रीवियस जो उन्होंने प्लान लगाए हैं उन्हीं को इंप्लीमेंट कर देते हैं, विच मे क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड लीड टू फेलियर, जिससे फेलियर का उनको सामना करना पड़ता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसी बातें कर दे कि भैया कंपनी ने जो प्लान पहले लगाया था वो अब भी लगा रही है कंपनी, लेकिन सक्सेस नहीं पा रही है, तो बताओ कौन सा लिमिटेशन लग रहा है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर पेपर में आ गया कि जी टाइम इतना बचा ही नहीं है कि हम उसको इंप्लीमेंट कर सके तो टाइम कंज्यूमिंग। पेपर में आ जाए खर्चा बहुत हो गया, कॉस्ट। क्रिएटिविटी की कोई की उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जी एक बंदा है उसके दिमाग में कोई प्लान है लेकिन उसको मना कर दिया गया है, ना भैया तू मत बोल, तू हमारे आगे मत बोल, फला ठिकाना, तो समझ लेना क्रिएटिविटी है। तो ये जो मैं आपके साथ कहानी गा रहा हूं ना, ये ही आपकी केस स्टडी बन के आएंगी पेपर के अंदर। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? आज याद रखिए, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, चीजें आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान देखो दो प्रकार के, श्री राधे दो प्रकार के प्लान होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है बेटा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब है जो एक बार यूज होगा फिर कभी यूज नहीं होगा। जैसे कोई शादी की प्लानिंग करता है तो शादी जीवन में एक ही बार होती है नॉर्मली, तो ये तो नहीं है कि जो प्लान इस साल लगा लिया अगले साल भी शादी की प्लानिंग में यही करूंगा। अरे भाई हो तो भाई कितनी बार करेगा। सिंगल यूज प्लान यानी जो एक बार यूज होगा। स्टैंडिंग प्लान जिस प्लान को आप बार बार यूज कर सकते हो थोड़े मोड़े चेंजेस करके। जैसे बर्थडे का प्लान, बर्थडे हर साल आएगा, हर साल आएगा, तो आप उसके अंदर कुछ साल के हिसाब से बदलाव करके उस प्लान को वापसी लगा दो। समझो, जैसे हम न्यू ईयर पार्टी करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हम अगले साल ये वही करेंगे, अगले साल कुछ बदलाव ला करके कर देंगे। तो स्टैंडिंग प्लान जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस पे मैं अभी घूम के आऊंगा। ये पेपर में एमसीक्यू आ जाता है इन दोनों में, इसके ऊपर एक ये और एक ये, इसके ऊपर पेपर में एमसीक्यू बना रहा है वो आजकल। वो ऐसे पूछ लेता है, वो पूछेगा बजट बताओ किस में आता है, सिंगल यूज में आता है या स्टैंडिंग में आता है, प्रोग्राम किस में आता है, प्रोसीजर किस में आता है, इस तरीके से। तो आपको ये नाम याद करने हैं, वो नाम आपको और बेहतर याद होंगे। पहले मैं इन नामों के बारे में एक एक करके डिस्कस करता हूं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी एंड रिजल्ट, कहां आपको पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव हमेशा, कुछ डब्बे मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव हमेशा नंबरों में होना चाहिए। समझ गए? यानी अगर आप ये कह रहे हो मैं नंबर लाऊंगा, मैं कहा कितने के, बहुत सारे, बहुत सारे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नंबरों में बता, 90% लाऊंगा, 80 लाऊंगा, 95 लाऊंगा, 100% लाऊंगा, कितने लाऊंगा, नंबरों में होना चाहिए। समझ गए? टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए कि कितने समय में मैं ये करूंगा। मेरे को सेल करनी है 10% बढ़ानी है, ठीक है बढ़ानी है, अच्छी बात है। कितने समय में बढ़ानी है ये कुछ नहीं बताया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब ही कहलाएगा जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी। आसान भाषा में दो कंडीशन, पहली कंडीशन नंबरों में होना चाहिए और दूसरी कंडीशन टाइम में होनी चाहिए। जो मैं गोला बना रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ना। ऑब्जेक्टिव आर एंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव वो है जहां हमें पहुंचना है, एंड पॉइंट है। विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, नंबरों में होती है। दैट द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग सेल बाय 10% इन नेक्स्ट क्वार्टर। अगले क्वार्टर में हम अपनी कंपनी की सेल को बढ़ाने वाले हैं 10% से। अब अगर आप ध्यान दो, इसके अंदर दोनों बातें आ रही हैं। पहली बात,
हमने नंबरों में टारगेट सेट करा है, और दूसरी बात हमने क्वार्टर यानी टाइम की भी बात कर दी। ऑब्जेक्टिव आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन ब्रॉड जनरल इश्यूज। ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव के आधार पे यानी अपने जो आपने रिजल्ट टारगेट सेट करा उसके आधार पे ही प्लानिंग बनती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है कॉम्प्रहेंसिव प्लान। कॉम्प्रहेंसिव प्लान कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट कैसे करने हैं। हर कोई प्लानिंग बनाता है बेटे। कंपनी को पता है, जियो को पता था मैं जियो ला रहा हूं तो मेरे को कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करने हैं अपनी तरफ। जैसे मान लो जियो ने सोचा मैं पहले साल 10 लाख कस्टमर ले आऊंगा, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। 10 लाख कस्टमर यानी नंबरों में बता दिया। 1 साल में लाऊंगा यानी टाइम भी बता दिया। अब वो आएंगे कैसे, इसके लिए हमें कुछ रणनीति बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जैसा आपने देखा था, मतलब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने देखा अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ऐसे ही उठा लिया। उनका ऑब्जेक्ट, हालांकि इसमें बात वो फिट नहीं हो रही है ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्योंकि वो ना नंबरों में है ना कुछ है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्ट्रेटेजी का। बेटा पूरी स्ट्रेटेजी के साथ घुसे थे वो। कौन कौन से हेलीकॉप्टर जाएंगे, पहले हम कहां पे अटैक करेंगे जिससे उनका रडार फेल हो जाए, वगैरह वगैरह। स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है? एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होती है। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ ब्रॉड कॉन्टूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। मतलब कि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेटेजी है। एंड रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। कहने का मतलब आसान भाषा में, बिना स्ट्रेटेजी के आप कुछ नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना। आप परिभाषा चाहे 10 बार पढ़ लो, लेकिन जब केस स्टडी आती है तब हम स्ट्रेटेजी को नहीं पकड़ पाते हैं। तो ध्यान से इसके एग्जाम्पल सुनिएगा। एग्जाम्पल क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसने क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकता है? विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है अपने माल को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए हम कौन से तरीके का यूज करेंगे। अगर मान लो मैं होलसेलर के थ्रू बेचूंगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा। अगर क्वेश्चन में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो स्ट्रेटेजी लग रही है। व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी। हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहने वाली है, यानी कि हमारे प्राइस क्या रहने वाले हैं, ऊपर रहने वाले हैं, नीचे रखने वाले हैं, बीच के प्राइस रखने वाले हैं। अगर प्राइस को लेकर के चर्चा कर ले, टाइप्स ऑफ प्लान पूछे तो बता देना स्ट्रेटेजी। अगर क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट की बात कर दे तो समझ लेना क्या है बेटा, स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना बेटा? ओके। अ स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान, कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कहां थे हम? हाँ, ऑब्जेक्टिव टेकिंग कंपटीशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इनटू कंसिडरेशन। यानी कि बाजार में अगर कंपटीशन की बात करते, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, 5 हिंट दिए हैं, इन्हीं में से आपके अटक जाते हैं क्वेश्चन। किस किस बारे में? अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दे, प्राइसिंग पॉलिसी की बात कर दे, एडवर्टाइजमेंट की बात कर दे, कंपटीशन की, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर दे, तो समझ लेना आपकी स्ट्रेटेजी लग रही है। नेक्स्ट, पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है कि जैसे कि एग्जांपल सुनो, किसी कंपनी ने पॉलिसी बना ली कि ऐसा ऐसा अगर आपको हमारे यहां पे नौकरी करनी है तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है। अब आप वहां गए, आप उनसे लड़ रहे हो, मैं 12वीं पास हूं, क्या मेरी नौकरी करने का हक नहीं है? कह रहा बाबूजी कंपनी की पॉलिसी है। आप मैकडी जाते हो, उनसे कहते हो भाई मैं रोज आता हूं, आज उधार पे दे दे। वो कहेगा बाबूजी मना करती है कंपनी, हमारी पॉलिसी नहीं है उधार पे देने की। समझ लो मेरी बात को? तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जिस आधार पे आपके एम्प्लॉय डिसीजन लेने वाले हैं कि कंपनी ने कुछ पॉलिसी बना रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे को चलना है, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, कंपनी ने स्टेटमेंट जारी कर रखी है कि भैया नगद माल बेचना, उधार नहीं बेचना है। दैट गाइड्स थिंकिंग और चैनल एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो आपकी थिंकिंग को गाइडेंस देती है, यानी कि आपके एम्प्लॉय की थिंकिंग को गाइडेंस दे रही है
एम्प्लॉय डिसाइड करना चाह रहा है, सामने बैठा हुआ आदमी रोज आ रहा है कंपनी के मैकडी में वो खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, और आज वो उधार मांग रहा है, क्या मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो आपको गाइडेंस मिलेगी कंपनी की पॉलिसी से, तो कंपनी की पॉलिसी है नहीं देना चाहिए, नगद ही देंगे, ठीक है बेटा। इट डिफाइंड द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन, कंपनी का जो मैनेजर है उसी दायरे में रह के काम करता है। इट ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द डिसीजन मेकिंग, ये देखो क्या लिख दिया इसने, यूनिफॉर्मिटी आती है, यानी आप किसी भी मैकडी में चले जाओ, कोई मैकडी आपको उधार नहीं देगा, किसी भी मैकडी में चले जाओ, सबके यहां पे जो प्राइजेस है वो सेम मिलेंगे, यूनिफॉर्मिटी आती है इससे, समझ गए मेरी बात को, तो हमारी पॉलिसी से यूनिफॉर्मिटी आती है। हाँ एक बात याद रखिएगा, जो पॉलिसी होती है ना बेटा, जो पॉलिसी होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी आप थोड़ा मोड़ा इसमें चेंज कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे अच्छे से याद है, मैं एक बार डोमिनोज गया था, तो वहां पे ना पिज्जा का जो बेस था वो मतलब अच्छा नहीं था, थोड़ा टफ ज्यादा था या कच्चा सा था, इस तरीके का। मैंने वहां के बंदे को कंप्लेंट करी, जो ब्रांच मैनेजर था उसका, मैंने कहा जी बाहर आ गए वो, मैं कहा जी देखो ये है, क्या कोई बात नहीं सर, हम आपको नया पिज्जा दे देते हैं, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। अब कंपनी की, ये बताओ कंपनी क्या फ्री में पिज्जा खिलाने की पॉलिसी होती है कंपनी की? नहीं, लेकिन मैनेजर ने थोड़ा बहुत अपनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है, मैनेजर कह सकता है चले आ कोई नहीं दे दे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है। सर कहां फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बताऊंगा, आगे आने ही वाला है। चलो पहले वही बता दूं क्या है, ताकि आप बिल्कुल रिलेट कर सको। 4 5, अब एक गायब है, 1 मिनट बेटा, एक मिस है इसके अंदर से, अच्छा कोई बात नहीं, मैं हाथ से लिख देता हूं, रह गया होगा पीपीटी डिजाइनर से, कोई बात नहीं। चलो तो कहाँ लिखे, यहीं लिख दें क्या, चलो यहीं लिख देते हैं। एक पॉइंट होता है बेटा रूल का, रूल का ध्यान से सुनना, रूल, रूल रिजिड होते हैं, रूल क्या होते हैं बेटा, रिजिड होते हैं। रूल आपको बताते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू बी डन, और क्या नहीं करना है। और ये रिजिड होते हैं, आप इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सर जी कैसे, देखो जैसे पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीना मना है, तो वो मना ही है। अब पेट्रोल पंप का मैनेजर ये नहीं कहेगा ले यार रोज आता है ये तो पेट्रोल भरवाने, इसका मन है आज सिगरेट पीने का, चल पी ले, तू तो भाई है अपना। अरे मैनेजर खुद नहीं पी सकता, हाँ पेट्रोल आग पकड़ लेगी, पूरा विस्फोट हो जाएगा। तो रूल में आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी एज्यूम मत करिएगा, रूल रिजिड होते हैं, वो हमें बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके स्कूल के रूल हैं कि आप सबको स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है, तो वो सख्त रूल हैं, समझ गए मेरी बात को। स्कूल का टाइम 8 बजे का, तो 8 बजे का ही है, रूल है, ठीक है। आपका और नहीं 8 बजे मेरी नींद नहीं खुलती, मैं 10 बजे आ जाऊं क्या, ना भैया तू घर रह फिर। तो रूल क्या होते हैं बेटा, रिजिड होते हैं। ओके सर जी आगे चलते हैं, तो हमारा रूल हो गया। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर और मेथड में बच्चा होता है कंफ्यूज, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा अभी। देखो पहले पढ़ लो, इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है पहला स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा। ऐसा नहीं सीधा स्टेप 3 कर लो आप, नहीं, पहले 1 फिर 2 फिर 3। सब पर समझ नहीं आया, अभी समझ में आएगा। टू कैरी आउट एक्टिविटी विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इट डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, कोई काम कैसे परफॉर्म होना है। मेथड क्या होता है, मेथड इज द प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क, ये जो तो वर्ड है ना, लो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको याद अगर समझ, अरे यार ये अगर आपके समझ में आ गए तो समझो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया।
एक टास्क वर्ड है और एक वर्क है। देखो एग्जांपल सुनो, मान लो किसी की शादी है, तो शादी यहां है, इस दिन शादी है, ठीक है। अब शादी से पहले क्या क्या होता है सर? शादी से पहले रोका होता है, बिल्कुल। रोके के बाद सर जी होती है आपकी मेहंदी वाली दिन, जिस दिन मेहंदी लगाई जाती है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद सर जी डीजे नाइट होती है, बिल्कुल। उसके बाद सर जी होती है सगाई, हाँ ये भी सही बात है। और उसके बाद होती है शादी। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि रोके के बाद सीधा शादी कह रहा हूं, शादी कर ली, रोके के बाद सीधा शादी कर ली, सगाई बाद में करेंगे, डीजे नाइट बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं बेटा मेरा वर्क है शादी करना, और उस वर्क को करने के लिए कौन कौन से स्टेप होंगे? पहला स्टेप ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर, कि किसी वर्क को कैसे करना है। शादी करनी है तो क्या है प्रोसीजर, यानी क्या स्टेप रहेंगे। अब मेथड की बात कर लेते हैं। मान लो आज मेहंदी की रात है, मेहंदी, तो मेहंदी का फंक्शन कैसे मैनेज करना है? दिस इज कॉल्ड मेथड। डीजे नाइट को कैसे मैनेज करना है? दिस इज मेथड। सगाई को कैसे मैनेज करना है? दिस इज मेथड। यानी प्रोसीजर तो आपको बताता है कि शादी करनी है तो क्या क्या स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब उस स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है? दैट इज मेथड। आओ वापसी चलते हैं। देखो प्रोसीजर क्या है, कोई काम कैसे करना है उसके बारे में स्टेप बताना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और मेथड क्या है? मेथड इज द प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क, ये जो टास्क था ना उसका मतलब टास्क समझते हो? आज डीजे नाइट है तो कैसे करना है, सगाई है तो कैसे करनी है, तो टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। समझ गए इतनी बात? पक्का। It deal with a task comprising of one step of procedure। लो लिख भी दिया। It deal with, यानी मेथड किसके साथ डील करता है? स्टेप ऑफ प्रोसीजर। मेरा स्टेप क्या था? मेरा स्टेप था ये, मेरा स्टेप थी आज मेहंदी की रात, तो उसके लिए जो प्रोसीजर वो लगाऊंगा, उसको मैनेज करूंगा, दैट इज मेथड। समझ गए? चलो, एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म। ओके, आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट, रूल मैंने आपको पढ़ा दिया है। बजट और प्रोग्राम। बजट क्या होता है? जैसे कैश बजट बनाना, सेल बजट बनाना, है ना। आप भी बजट बनाते हो कि जी शादी करनी है तो कितना बजट रखा हमने पैसों का, हमने जी आज 20 लाख रुपए खर्च करने हैं जी शादी के अंदर। समझ गए? फिर आपने अगर बजट नहीं बनाया होगा तो अनाप शनाप पैसे खर्च होंगे। बजट के अंदर आपने पहले बजट सेट कर लिया, उसके हिसाब से आप खर्चा करोगे, तो बजट बनाना। अब प्रोग्राम, ये ध्यान से सुनो, प्रोग्राम में क्या क्या आता है? प्रोग्राम के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम के अंदर आता है बेटा ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम के अंदर आता है मेरे बेटे पॉलिसी, प्रोग्राम के अंदर आता है प्रोसीजर, और प्रोग्राम के अंदर आता है रूल्स। ये चार आप याद रखिएगा, 1 2 3 4। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रो आता है इसमें, प्रो कोड बना दिया आपके लिए। प्रो 2 पी है, पहला पी पॉलिसी, दूसरा पी प्रोसीजर, आर से रूल्स, ओ से ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, पेपर में सवाल आ जाता है कि बताइए प्रोग्राम वाले के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो कहना प्रो इन्वॉल्व होता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा? अब बस हो गया खत्म। अब मैं वापसी आ जाता हूं, जो मैंने छोड़ दिया था अब उसको बताने का समय आ गया है। ये रहा, ये देखो, टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर सिंगल यूज प्लान में अगर पूछ ले कि इसके अंदर क्या आता है, तो कहना इसके अंदर आता है बजट एंड प्रोग्राम, यानी लास्ट वाले दो, बजट एंड प्रोग्राम। ठीक है? और स्टैंडिंग प्लान में क्या आता है? स्टैंडिंग प्लान में आता है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। ऑब्जेक्टिव नहीं डाला गया इनमें कहीं भी, तो याद रखिएगा, ये नाम आपको याद रखने हैं।
कि सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आते हैं, पॉलिसी आता है, प्रोसीजर आता है, मेथड आता है, रूल आता है, और सिंगल यूज प्लान में क्या आता है, बजट और प्रोग्राम। याद रखना, आपका काम है, कैसे याद करेंगे मैं जुगाड़ बता सकता हूं बस। बीपी इसका कोड बना दिया मैंने आपके लिए, बीपी। सिंगल यूज प्लान में क्या आता है, बीपी आता है। सिंगल यूज प्लान में क्या आता है, बीपी आता है। और इसका तो कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं है वरना ज्यादा हो जाएगा। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। मैं आपसे पूछता हूं खाली प्रोग्राम में क्या आता है, तो कहना खाली प्रोग्राम में आता है प्रो। खाली प्रोग्राम में आता है प्रो, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल एंड ऑब्जेक्टिव। याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा इसको। समझ गए मेरी बात को? तो ये था मेरे बच्चों आपके लिए प्लानिंग चैप्टर। प्लानिंग चैप्टर अच्छे से हमने कवर करा है। इसको रिवाइज करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो आप खुद पढ़ो इसको बार बार। आप एक दो बार देखेंगे चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। मैक्सिमम चीजों के मैंने निमोनिक्स बनाता हूं जिससे आपको चीजें रिटेन करने में आसानी रहे। हमने फीचर का निमोनिक बनाया था, प्लानिंग के कि फाइनेंस मिनिस्टर सीपीआई जीडीपी के बारे में बोला। इंपॉर्टेंस में हमने आपको बताया था डीओ लगाकर ड्यू गए, आईएएस वालों ने पकड़ लिया। इसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्लान जिसमें बच्चों को तकलीफ होती है उसके लिए भी मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है। तो प्लीज मेहनत करते रहो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।